नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है तो आपको बिल्कुल पता है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल के 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल पे मैं हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये जॉन है। दोस्तों, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये जॉन जो है कह रहा है कि मेरी दादी के बेटे की बेटी है, मतलब जो शेरोन है वो जॉन की दादी के बेटे की बेटी है। तो दोस्तों, जॉन के दादी के बेटे क्या लगेंगे? पापा लगेंगे। और पापा की बेटी जॉन की क्या लगेगी? तो बहन लगेगी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? बहन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह ज़मीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 6 डिग्री की जगह पे आप 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि मैं जब 60 डिग्री पे सॉल्व किया तो इसका आंसर करेक्ट आ रहा था। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपकी दीवार है, ये उसका बेस है, और ये आपकी सीढ़ी लगी है दीवार से। तो ये सीढ़ी की लंबाई जो है ये है 20 मीटर। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। पूछ रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, AB इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है, तो हम लेंगे ये जो एंगल पहले देख लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे cos 60 इक्वल टू बेस, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC, और AC क्या हुआ है दोस्तों? 20। तो AB क्या हो जाएगा? 20 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10 मीटर 10 मीटर। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो दोस्तों, इस शॉट को बोलते हैं स्मैश शॉट, स्मैश। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि
पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, ये कह रहा है। तो पूछ रहा है, इसने कि इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है कि उसको वैल्यू फाइंड करिए। दोस्तों क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है 35 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 7। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको साइंस को चेंज करना पड़ेगा। तो 35 अब माइनस के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड का। तो 5 प्लस के जगह पे क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का। तो 6 और मल्टीप्लाई के जगह पे क्या यूज करेंगे, 7, मतलब प्लस 7 कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे बॉडमास रूल से, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7 और इसका 6 में गुणा करेंगे प्लस 7। अब दोस्तों इसको गुणा करते हैं तो 42 7 42 और उसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 49। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 49। आंसर बी मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन क्लियर न दिखा रहा हो तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। छठवां क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याएं 4 संबंध है, 5 संबंध है, 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 320 है तो इसमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 संख्याएं दी हुई हैं। मान लेते हैं कि संख्याएं 4x प्लस 5x प्लस 7x हैं, यही संख्याएं हैं। इनका योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 5 9 7 16x। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका योगफल 320 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 20 डिवाइड अगर करेंगे 16 से 320 को तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 4x और सबसे बड़ी संख्या है 7x। इसका योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 11x। अब हम 11 और x की जगह पे 20 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा 11 दूना 22 यानी कि 220 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है 220 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन फिर से 5वें क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से प्लस के जगह पे गुणा का चिन्ह यूज करना है, माइनस के जगह पे डिवाइड का यूज करना है, गुणा की जगह पे प्लस का यूज करना है और भाग के जगह पे माइनस का यूज करना है। और एक क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 15 प्लस 7 गुणे 12 भागे 7। तो इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 15 प्लस के जगह पे गुणा हम यूज कर देंगे, गुणा के जगह पे प्लस यूज कर देंगे और भाग के जगह पे माइनस यूज कर देंगे। अब इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे तो 15 सत्ते 105, उसमें 12 जोड़ देंगे और फिर -7 कर देंगे तो 105 और 12 117 और उसमें से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 110। 110 इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है पृष्ठ पर मिनट, पेज पर मिनट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पेज पर मिनट काउंट होता है, ठीक ना। मॉडर्न जो प्रिंटर आजकल बन रहे हैं उसमें पेज पर मिनट के हिसाब से काउंट होता है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, दोस्तों 9वां क्वेश्चन है लॉयन रिलेटेड है रोअर से। तो पूछ रहे हैं कि उसी तरह से ऑल कैसे, किस वर्ड से रिलेट करेगा। तो दोस्तों जो लायन होता है उसका जो साउंड होता है वो रोअर होता है। इसी तरह से आउल का जो साउंड होता है वो होता है हूट। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हूट। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग, जो रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। इसमें कथन है दोस्तों कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, और उसके निष्कर्ष हैं कि कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। मतलब कह रहा है कि अगर आप किसी काम में रिस्क नहीं लेंगे तो उसमें कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ऐसा तो है ही नहीं। आप रिस्क, बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आप रिस्क नहीं लेते हैं लेकिन उस काम को करते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, जो इसका निष्कर्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हर व्यक्ति को जोखिम लेना ही चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी करेक्ट होगा, कि ना तो निष्कर्ष 1 सपोर्ट कर रहा है ना ही निष्कर्ष 2 सपोर्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सभी कलम किताब हैं। सभी कलम किताब हैं, यानी कि किताब के अंदर आ जाएगा। सभी कलम जो हैं ये आपकी बुक्स हैं। अगला स्टेटमेंट दे रहा है कि सभी किताबें मेज हैं। सभी किताबें मेज हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया इसका डायग्राम। पूछ रहा है कि जो निष्कर्ष दिया है कि सभी मेज कलम हैं, तो सभी मेज कलम है ऐसा तो है ही नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि कुछ मेज कलम है। कुछ मेज जो है कलम है, ये सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन 11 का जो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यूएई जो है संबंधित है दियरम से, तो कोरिया किस वर्ड से संबंधित होगा। तो दोस्तों यूएई की जो करेंसी होती है वो दियरम होती है, तो कोरिया की जो करेंसी होती है वो होती है ओन। कोरिया की जो करेंसी होती है वो होती है ओन। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a बराबर 1 है और ईट इक्वल टू 26 है, तो सीट इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों a की प्लेस वैल्यू 1 होता ही है, हमको सबको पता है।
और अगर ईट की बात की जाए, ईट की अगर हम बात करें, EAT, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। तो पूछ रहा है सीट का बताइए। तो दोस्तों SEAT, ईट है ही इसमें एस अगर जोड़ देंगे तो सीट का निकल जाएगा। इसमें 19 जोड़ दीजिए आप, एस का 19 होता है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो सीट के लिए 45 होगा, इस यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये होता है फैट, मेद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा, जो कि करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 DI का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। कह रहा है कि नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। इस डेटा को आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये वित्तीय वर्ष 12-13 इस तरह से करके तिमाही 4-4 बार में उसको 12-13 का दिया है, 13-14 का दिया है, 14-15 का दिया है, इस तरह से दिया है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल कितनी बिक्री है। तो दोस्तों ये रहा बिक्री 13, फाइनेंशियल ईयर 13-14 का हमको निकालना है। तो फाइनेंशियल ईयर 13-14 ये रहा आपका 13-14। सॉरी, मैं आपको तो दोस्तों सवाल में पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 की कुल बिक्री। तो आप देख सकते हैं जो मैंने निशान लगाया है, ये कुल बिक्री है 45 प्लस 48 प्लस 44 प्लस 41। दोस्तों इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 178 लाख। 178 लाख इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको इसमें ऐड करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ये डायग्राम दिया हुआ है, और आपसे देखते हैं कि क्या पूछता है। पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 12 मतलब 12-13 और से फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना होगा। तो दोस्तों जब हम ऐड करेंगे फाइनेंशियल ईयर 12-13 का तो ये टोटल आ जाएगा, अगर आप ऐड करके देखिएगा 112 लाख आ जाएगा। और इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर अगर हम 13-14 को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल आएगा वो आएगा 140। तो फाइनेंशियल ईयर 12-13 का 112 आया और फाइनेंशियल ईयर 13-14 का 140 आया। पूछ रहा है कि कितना विकास हुआ, मतलब कितना वृद्धि हुआ। तो दोस्तों 112 से 140 हुआ, यानी कि 28 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। 28 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे हुआ, पहले था 112 और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 25%।
25% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 फिर से वही सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कि 17 में क्या क्वेश्चन पूछता है। 17 में पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो दोस्तों 13-14 का औसत बिक्री हमको निकालना है, तो सबसे पहले सबको ऐड करके, और चूँकि 4 पार्ट में डिवाइड है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत बिक्री निकल जाएगा। तो दोस्तों 13-14 की कुल बिक्री देख लेते हैं क्या है। 36 प्लस 32 प्लस 39, सॉरी दोस्तों चल नहीं रहा है। हाँ तो देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 की कुल बिक्री जो है दोस्तों ये आ जाएगी 36 प्लस 32 है प्लस 39 है 39 और आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप इस देख ही रहे हैं कितना हो रहा है। इसमें 33 और भी है। इन चारों को ऐड करके जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज जो बिक्री है वो निकल जाएगा। और दोस्तों ये आ जाएगा आपका 35 लाख। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 लाख। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी जो है इसका करेक्ट आंसर, दोस्तों डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो दोस्तों जो सम्राट अशोक थे ये थे मौर्य वंश के, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य करने की दर का अनुपात 8/5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों दो लोग हैं, ए है, ए का जो काम करने का दर दिया है 8 दिया है, और बी का जो है काम करने का दर 5 दिया है। तो दोस्तों दोनों का टोटल जो एफिशिएंसी हो जाएगा 13 एफिशिएंसी से इन्होंने 40 दिन में टोटल कितना काम किया, तो 13 गुणे 40 कर देंगे, यानी कि इन्होंने 520 यूनिट मिल के काम किया। पूछ रहा है कि अकेला ए उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो उसके लिए 520 में ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है 8, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65 आएगा, जो कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, या किला ए कुआना मस्जिद दिल्ली। तो दोस्तों शाहजहां ने जिस मस्जिद का निर्माण कराया था वो है जामा मस्जिद दिल्ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि श्रीलंका उस समय जब सीलोन के नाम से जाना जाता था को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये की गई थी दोस्तों
1948 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक समकोण त्रिकोण के क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कह रहा है कि उसका जो हाइट है वो आधार से 7 अधिक है। मान लीजिए कि उसका आधार ए बी सी जो ट्रायंगल है आधार ए बी होगा। मान लेते हैं कि आधार x है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, x+7। अब हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ए बी गुणे ए सी। और ये दोस्तों दिया है क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। अब ए बी इंटू ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी हो जाएगा आपका 60। जो 2 से उधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। ए बी है आपका x और ए सी है x+7 और ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 60। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी जो कि आधार है। तो दोस्तों अगर x बराबर हम 5 पुट करें तो 5 ये और ये हो जाएगा 12, तो 12×5 = 60, यानी कि x बराबर 5 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि त्रिकोण का जो आधार होगा वो 5 मीटर होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ होता है। सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या कामकाजी आदमी। तो दोस्तों होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इसमें कुछ वैल्यू दिया है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके और बताना है कि कौन सा सबसे सही विकल्प होगा। तो कुछ डेटा हैं, जैसे कि पहले देख लेते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। पहला है कि 13/21। दोस्तों 13/21 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.61। अगला है 57/97। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.58। इसी तरह से अगला है 52/94। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.55। और जो लास्ट है 36/79, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.45। इस तरह से अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो हम देखें कि 0.45 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 0.55, फिर उससे बड़ा 0.58, फिर उससे बड़ा 0.61। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का है, तो हो सकता है कि उस समय करंट में रहा हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता मिली थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का जो सलूशन है समझ में आया होगा। मैं वीडियो अभी पहली बार बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इसके अगले जो पार्ट हैं, मैं 25-25 क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ, तो अगले जो पार्ट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनको आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।